मतलब कि बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आ चुका है और वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टीम्स फॉर द लेगेसी ऑफ आईपीएल अब इस कगार पे आ गई है कि दे बोथ आर फाइटिंग फॉर हाउ बेटर दे कैन बी फॉर द बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट और वेदर दे कैन डू एनी मिरेकल मैजिक दैट probably makes them something that they can build it out of this whole league. अगर आईपीएल में कोई असली एल क्लासिको है तो वो है मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स और मुझे लगता है कि वो जो फेम है वो जो एक लेवल का जो मेहनत है जो सालों से इस दोनों टीम ने मिलकर बनाया है वो हमेशा रहेगा चाहे वो सीजन खराब हो या समय खराब हो। ये मेरे लिए हमेशा एक लेगेसी वर्सेस कंट्रोल, एग्रेशन वर्सेस पेशेंस और कियोस वर्सेस स्ट्रक्चर का गेम होता है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो एमआई थोड़ा अहेड है, 21 विन है वर्सेस 18 और होल 39 मैचेस दैट हैज बीन प्लेड बिटवीन बोथ टीम्स। लेकिन स्टैट थोड़ा मिसलीडिंग है क्योंकि जो रिसेंट ट्रेंड है वो पूरा फ्लिप हो चुका है। सीएसके ने लास्ट 6 में से 5 मैचेस जीते हैं, मतलब लॉन्ग टर्म एमआई का है बट शॉर्ट टर्म मोमेंटम जो है इसमें सीएसके के पास क्लियरली है और सीएसके एक अलग टीम दिखती है जब भी एमआई के साथ आई है और मुझे ऐसा भी लगता है कि 2020 के बाद जो एमआई है वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी है, उसका स्ट्रक्चर बहुत अलग तरीके से काम कर रहा है और बहुत सारे लेवल पे वो जो स्ट्रक्चराइजेशन हमें दिखती थी पहले एमआई में और जो पावर दिखता था वो हमें उतना नहीं दिखता है। पर ये हमेशा जो जो हमेशा कहा भी जाता है एमआई के लेगेसी के बारे में कि जितने भी बेहतरीन खिलाड़ी और जितने भी बेहतरीन प्लेयर्स इस स्ट्रक्चर में आए हैं और फिट हुए हैं वो हमेशा इंडिया लेवल पे जाके खेले। तो आईपीएल 2024 में दोनों टीम का स्टार्ट कुछ खास नहीं रहा है। दोनों ही 2 विंस और 4 लॉसेस की जोन में स्ट्रगल कर रहे हैं अर्ली फेज में। एमआई के लिए काइंड ऑफ सर्वाइवल का मैच है। इस चीज़ की कोशिश करिए कि वो मोमेंटम वापस से गेन करना शुरू करे, पर सीएसके के साथ भी कई सारी दिक्कतें हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया है कि इस तरीके से वो स्ट्रक्चर नहीं आ पा रहा है और बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं संजू सैमसन पे और ऋतुराज जैसे जो प्लेयर हैं जो टेक्निकली टेक्स्ट बुक लेवल पे आरसीबी जो विराट कोहली के साथ करके दिखा रही है, जो विराट कोहली जिस लेवल पे जिस रोल में डिफाइंड है आरसीबी में, वो सेम काम ऋतुराज गायकवाड़ को सीएसके में करना है। पर ऑफ कोर्स वो मोमेंटम ही नहीं क्रिएट कर पाते हैं, वो उस लेवल की स्ट्राइक रेट ही नहीं बना पाते हैं शुरुआत में, जिस वजह से पूरी टीम को पे ऑफ करना पड़ता है। इसमें टेक्निकली अब ये होगा कि जो हारेगा वो पूरी तरीके से प्ले ऑफ की रेस में बाहर ही हो जाएगा। अ, अभी लीडरशिप जो शिफ्ट है, जो बहुत बड़ा मैसेज फैक्टर भी बना है कि अब एमआई को जो लीड कर रहे हैं वो हार्दिक पांड्या है और सीएसके को ऋतुराज गायकवाड़। और ये ट्रांजिशन दोनों टीम के लिए बहुत मुश्किल रहा है, सिंपल बिल्कुल नहीं रहा है क्योंकि पहले ये टीम्स चलती थी रोहित शर्मा के काम लेवल ऑफ एग्रेशन से, एमएस धोनी का जो कोल्ड डिसीजन था उसकी मेकिंग पे चलती थी। अब रोहित धोनी जो है वो टेक्निकली बहुत इंस्टिंक्टिव, दोनों एक तरह के कप्तान रहे हैं और दोनों एक तरीके की सोच रखते हैं कप्तानी में। दोनों बहुत इंस्टिंक्टिव हैं ऑन द फील्ड, दोनों बहुत एक्सपीरियंस पे जाते हैं जब वो ऑन द फील्ड रहते हैं, वो बहुत लेवल की पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करते हैं और उस लेवल पे अपने डिसीजन लेते हैं। ऑन द अदर हैंड जो हार्दिक पांड्या हैं और जो ऋतुराज गायकवाड़ हैं वो बहुत लेवल की प्रेशर अभी उससे गुजर रहे हैं अपने अर्ली फेज ऑफ द कैप्टनसी में। हार्दिक पांड्या के पास प्रूवन रिकॉर्ड है, पर अभी भी जो एमआई में जिस तरह का कल्चर जिस तरह से बताया जा रहा है, जिस तरह की रिपोर्टिंग हो रही है और जिस तरह की बातें थोड़ी बहुत निकल के आ रही है, उससे ये तो क्लियरली पता चल रहा है कि एमआई के ड्रेसिंग रूम के अंदर चीजें बहुत बेहतर है नहीं। और देयर इज इन जनरल देयर इज नॉट बीन देयर इज नो कंफर्मेशन और देयर इज नो agreement with what Hardik Pandya is doing and what Hardik Pandya can tends to do as a captain. लास्ट मैच पे अगर हम देखें तो सीजन के पहले राउंड में सीएसके ने एमआई को 103 रन से हराया था। मतलब ये नॉर्मल लॉस तो बिल्कुल नहीं है, ये एक सिस्टम एक्सपोजर है एमआई का जो एक्सपोज हो गया। एमआई का मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ था और सीएसके ने परफेक्टली स्ट्रक्चर्ड टीम खेला था। अगर हम देखने की कोशिश करें कि पिच जो है यहाँ पे रियल एक काइंड ऑफ हीरो बन जाएगा क्योंकि 50 गेम के बाद इफ वी सी द कंपैरिजन, मेरे पास एक स्टैट है जो ये कहता है कि 50 गेम के बाद आईपीएल 2025 और 24 में परसेंटेज ऑफ बोल्ड ओवर्स बोल्ड 33.4 हैं जो गुड लेंथ के एरिया में किए गए हैं और 66.6 जो परसेंटेज ऑफ बॉल हैं वो गुड लेंथ के पहले की है, मतलब यानी शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग की गई है। अब ये डिपेंड करता है कि इस बार सीएसके किस तरह का पिच देना चाह रही है। मुझे लगता है कि जो जीटी को पिच दी गई थी, स्लगिश थी, थोड़ी सी डस्टी थी और थोड़ा सा डेड पिच काइंड ऑफ पिच जो दी गई थी जीटी को, वो पिच एमआई को देना चाहिए था। पर ठीक है, एक तरीके का सोच रखती है टीम जब एक तैयारी के साथ वो उभरते हैं टीम में फील्ड पे आते हैं तो ठीक है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या है कि जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड बिहेवियर क्या होगा कि पावर प्ले में बॉल तो है वो अच्छा है तीनों, पर मिडिल ओवर्स में ग्रिप और स्लो डाउन होना चाहिए। ऐसी पिच कुछ ऑफर करनी चाहिए एमआई की जो टेम्पलेट को सूट नहीं करती है। एमआई का टेम्पलेट है जो है वो जो मिडिल ओवर्स में उनको ग्रिप होता है, स्लो डाउन होता है, तो उनके मिडिल ओवर्स के जो बैट्समैन होते हैं वो उस लेवल पे कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे हैं बहुत समय से। जिसमें जो है वो कटर्स बहुत अच्छे से काम करेंगे अगर दोनों तरफ के पास ऐसे बॉलर्स हैं जो कटर्स के महारत हासिल किए हुए हैं। खलील जो हैं जो बहुत अच्छी महारत हासिल है उनको कटर्स में। मैट हेनरी भी अच्छे हैं जो कटर्स के लिए जाने जाते हैं और ऑफकोर्स बुमराह और बोल्ट के पास तो वो काबिलियत बहुत अच्छे से है। अगर अगर सीएसके अगर एमआई 180 के अंदर सीएसके को रोक सकती है तो 200-208 टोटल बहुत आसानी से बना जा सकता है क्योंकि हमने देखा ही कैसे पंजाब ने 208 टोटल पिछले मैच में जब सीएसके के खिलाफ खेला गया था बहुत आसानी से अचीव कर लिया था। मुझे लगता है एमआई का जो है वो पावर प्ले में अटैक करने को प्रयास करेंगे, मोमेंटम बेस्ड बैटिंग की तरफ वो ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करेंगे, रिस्क लेने को रेडी रहना चाहिए। अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो ये तो 200 बनाइए या तो कोलैप्स हो जाइए। अगर आप सीएसके के सामने 200 लेवल की टारगेट को अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हैं 200 का टारगेट लेके नहीं चल रहे हैं, इससे बेहतर है कि आपको कोलैप्स हो जाए क्योंकि सीएसके अगर जहां 200 का टारगेट मिलता है तो ये तो प्रूवन रिकॉर्ड है कि 180 से ऊपर का स्कोर वो चीज़ ही नहीं किया है 2018 के बाद। सीएसके ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ को बिजनेस एंड ऑफ द बैटिंग में अब शो अप करना पड़ेगा बिकॉज इट इज हाई टाइम दैट ही हैज बीन गिवन चांसेस एंड ही हैज बीन प्रूवन, ही हैज बीन
given with the responsibility that he has to prove himself with utmost clarity. He has everything that he demands in that team. Every sort of information, knowledge, data analysis, he will always get it. आपको बस अब उस चीज़ को स्ट्रक्चराइज फॉर्म में बिना कुछ सोचे, ज़्यादा दिमाग लगाए बिना उस चीज़ को एंकर करना है और समझना है कि मेरा एक क्या रोल है इस टीम में, और सेम रोल को फिट इन करना है। आप देखिए विराट कोहली जैसे बैटर को जब फिल सॉल्ट चले गए थे तो उनको कंफ्यूजन हो गई कि मुझे किस नंबर की बैटिंग करनी है। मतलब इफ यू सी जेकब बटलर और फिल सॉल्ट दोनों अलग तरीके के ग्रेवी हैं, दोनों अलग तरह के बैट्समैन, उनका टेम्पलेट बहुत अलग है। जेकब बटलर इज मोर ऑफ केएल राहुल एंड यशस्वी जायसवाल के फ्लेवर के हैं, फिल सॉल्ट इज मोर ऑफ सूर्यवंशी का फ्लेवर। तो changing your opener, changing your partner in the opening side always makes you people। आप बस इस बात को सोचिए कि विराट कोहली जैसा इंसान जो 20 साल से टॉप लेवल ऑफ क्रिकेट खेल रहा है उसको भी कंफ्यूजन हो जा रही है। इमेजिन द एक्सपीरियंस, इमेजिन द टाइम काइंड ऑफ एक्सपोजर दैट मैन हैज ओवर 20 years ऑफ प्लेइंग टॉप लेवल ऑफ स्पोर्ट, और उस इंसान को कंफ्यूजन हो जा रहा है। इसलिए आप देखिए कि बाकी सब फ्रेंचाइज में इस बात पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है कि हम किस तरीके का फॉर्मेशन करेंगे 11 खिलाड़ियों की, और इसीलिए 11 खिलाड़ियों का जो क्लैरिटी है वो हर एक टीम मेंबर को देना चाहिए और मिलना चाहिए। इसलिए उसके पीछे भाग भी रहे हैं। हम आए दिन देखते हैं कि प्लेयर्स के पीछे एक सबसे बड़ा तमगा लगता है कि मेरे आसपास कैसे लोग खेलेंगे, और उनके हिसाब से आप अपनी क्लैरिटी को समझ पाते हैं, अपना रोल समझ पाते हैं, उस रोल में क्लैरिटी आती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि गेम को खींच के जीतने की कोशिश करनी होगी, यानी कि आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे, मिडिल ओवर्स में कंट्रोल बना के रखना होगा। अगर आप बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, तो आपको अपने डिसीजंस बहुत सोच समझ के लेने होंगे, एक स्ट्रक्चर और एक प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। आपको पता होना चाहिए कि मिडिल ओवर्स के जो बैटर्स हैं एमआई के, वो किस तरह से फॉर्म में नहीं है और उनको किसी तरह चोक डाउन किया जा सकता है, जैसे पिछले मैच में किया था। अगर पिच लो हुई, जो कि मोस्ट लाइकली होनी भी चाहिए, तो सीएसके का गेम पूरी तरीके से बनने वाला है। क्यों? क्योंकि उनका जो स्ट्रक्चर है वो स्लो पिच पे परफेक्ट फिट होता है, उनका जो टेम्पलेट है वो बिल्कुल फिट होता है। जो उन्होंने ड्यूटी के खिलाफ पिच दी थी, मुझे लगता है ये पिच होनी चाहिए थी, और यहीं पे वो बात खा गए। वो गेम को मिडिल ओवर्स में कंट्रोल करते हैं, जो कि आसानी से आप चोक कर सकते हैं एमआई को। एमआई को क्या करना पड़ेगा? ओवर अटैक नहीं करना है आपको, स्ट्राइक रोटेट के पीछे ध्यान देना है। एमआई में इस समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हर खिलाड़ी एक स्ट्रक्चर को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, जो कि अटैक अटैक अटैक। मुझे लगता है एमआई को उस टेम्पलेट से बाहर आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि मैच की रीडिंग बहुत लेवल पे आसान की जाए और तोड़ के देखा जाए कि मुझे इस समय क्या रोल करना है। हो सकता है आपका रोल जब आप फील्ड में एंटर कर रहे हो तो नहीं क्लियर, कप्तान ने नहीं क्लियर किया हो, आपके कोच ने नहीं क्लियर किया हो, पर जब आप फील्ड में एंटर कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मैच की सिचुएशन क्या है और मेरे आने वाले खिलाड़ी क्या है, और मेरे इससे पहले गया वो खिलाड़ी ने क्या इम्पैक्ट क्रिएट किया है। तो उस लेवल ऑफ मोमेंटम को, या मोमेंटम अच्छा बन गया तो उस मोमेंटम को कैरी करने का प्रयास करना है। और अगर आपको 2-3 बॉल बाद समझ में आ रहा है कि अच्छा ठीक है यहाँ पे कंट्रोल करने की जरूरत है मैच को, तो कंट्रोल करने के पीछे ध्यान देना है और स्ट्राइक रोटेट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जहाँ पे आप ईगो शॉट्स को अवॉइड करना सीख जाएंगे और स्ट्राइक रोटेट करने लगेंगे, आप सीएसके को एक तरीके से बैकफुट पे ला देंगे। एमआई को अपना नेचुरल गेम तोड़ना पड़ेगा सीएसके को नलीफाई करने के लिए। अगर पिच फ्लैट हुई, जो कि रेयर केस है, एमआई का डोमिनेशन आपको क्लियरली दिख सकता है। रोहित मुझे लगता है अभी भी नहीं खेलेंगे, विल जैक्स ओपन करेंगे, स्काई और हार्दिक। मुझे अभी भी लगता है कि स्काई के पास सबसे बड़ा एज रहेगा इस पिच के लिए। अगर स्काई को सबसे अच्छा मौका अगर कभी चाहिए होगा तो कल का दिन होगा। मुझे लगता है कि जसप्रीत बुमराह को वापस से देखना शुरू होगा। मुझे लगता है बुमराह वन ऑफ द मैचेस में कोई तो ऐसी फ्लाइंग इनिंग्स दिखाएंगे जरूर। कोई तो फ्लाइंग इनिंग्स आने वाली है बुमराह की तरफ से, कि अगर कुछ मिरेकल सही उन्होंने पूरा कर दिया तो हो सकता है कि ये पूरा सुपड़ा साफ कर दें सीएसके का। दूसरी चीज़ क्या है, जाकर नूर को एमआई के मिडिल ऑर्डर कंट्रोल करना पड़ेगा। यहाँ गेम स्लो करना पड़ेगा, यही ऑफिस है जहाँ एमआई मैच हार जाती है बिना नॉइस के। तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह की लेंथ हिट करनी होगी, जो 2-3 मीटर का लेंथ होता है, जो गुड लेंथ का होता है, वहाँ पे ज़्यादा हिट करने की कोशिश करनी होगी और आपको वहाँ खिलाने की कोशिश करेगी। मुझे लगता है कल तिलक वर्मा को इतना नीचे नहीं भेजा जाएगा। तिलक वर्मा को मैच कंट्रोल करने के लिए ऊपर भेजने का प्रयास करेगा एमआई, और उसमें आपको तिलक वर्मा के खिलाफ एक नेसेसरी प्लान लेके आना पड़ेगा, जहाँ पे स्काई और वर्मा दोनों निकल सकें। अगर हम ऊपर से विल जैक्स को नलीफाई कर दें और हम बीच में से स्काई और तिलक वर्मा को निकाल दें, मैच चौक हो सकता है। हमको ये भी देखना होगा कि डेथ ओवर्स में हमारे कौन से बॉलर्स हैं जो कटर्स और स्लो बॉल्स अच्छे से फिनिश कर सकते हैं, यानी फिनिश को कंट्रोल करने का मास्टर आपको ढूंढना पड़ेगा। लोअर ऑर्डर से अच्छी बैटिंग अभी तक नहीं दिखी, और यही मौका है आपको कि लोअर लेवल पे जब 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 पहली इनिंग में आपका मैच खत्म हो रहा होगा, यानी आखिरी के 5 ओवर में, आपको परफेक्शन के साथ कटर्स और स्लोअर्स पे ध्यान देना होगा, क्योंकि जितनी बाहर एंगल में रहेगी तो बॉल को का सीम मूवमेंट जो होगा वो बहुत विजिबल नहीं होगा, और वहाँ से बॉल को हिट करना है। यानी अगर राउंड द विकेट आके आपका राइट हैंड बैट्समैन को खलीले से बॉलर आके हिट कर रहे हैं, तो ज़्यादातर गेंदें बाहर करने का प्रयास करें कटर्स में, क्योंकि तब आप बैटर्स को अगेंस्ट द मूवमेंट, अगेंस्ट द पिच आप हिट करने का प्रयास करवाएंगे, जहाँ पे आपके चांस बहुत क्रिएट हो सकते हैं। तो ये बेसिक चीज़ है। मुझे ऐसा लगता है कि मैच सिमुलेशन के हिसाब से सीएसके बैटिंग फर्स्ट करेगी। 6 ओवर में अगर 45 रन पे 0 विकेट रहता है तो बहुत अच्छा टोटल है। अगले 10 ओवर में अगर आप 80 रन भी अगर खींच लेते हैं तो बहुत अच्छा है। 15 ओवर में 120 और अच्छा खासा, अगर डेथ ओवर्स में अच्छी बैटिंग निकल रही हो, मुझे लगता है कि कल ब्रेविस और शिवम दुबे का दिन है, तो अच्छा खासा 200-210 का टोटल बनेगा। एमआई अगर चेस करती है तो 6 ओवर में 50 पे अगर आपने 2 विकेट गिरा दिए सीएसके की तरफ से, अगर हम सोचने का प्रयास करें, यानी आपने विल जैक्स और स्काई को नलीफाई कर दिया है और कोशिश ये करिए कि 10 ओवर में 3 विकेट निकाल दिए, तो हम वो मिडिल ओवर्स का जो प्लान है वो चोक कर सकते हैं। बस एक बात ध्यान देना है कि अगर उनके बैटर इस बात पे ध्यान दे रहे हैं कि कैसे स्ट्राइक रोटेट करनी है, तो उस बात को कैसे नलीफाई करना है, उस पूरे प्लान को कैसे स्ट्रक्चराइज करना है, कैसे हम इवन इफ दे कम विद प्लान बी दैट इज टू रोटेट द स्ट्राइक, तो आपको यहाँ ढूंढना पड़ेगा कि कैसे फील्ड को इनक्लोज करें और ज़्यादा प्रेशर बनाने का प्रयास करें कि हमारे कौन से बॉलर हो सकते हैं जो इग्नाइट कर सकते हैं, लालच दे सकते हैं हमारे सीएसके के बैटर्स को हिट करने के लिए। मुझे लगता है कि CSK has a slight edge, 55%. They have a better recent record. They have a better slow pitch game. They are having that composure in the pitch that they want to offer. If they are reading the pitch right, they will of course have a much high chances to play. If anything that goes wrong, I would again say कि अगर न्यू बॉल
अगर है तो कोशिश करें सीम ऑफ राइट रहे, बॉल स्ट्रेट करता है तो जो हार्डलिंग एरिया है वो बहुत इफेक्टिव हो जाता है। तो दोनों तरफ से बुमराह हुए चाहे बोल्ट हुए, आई मीन बुमराह की तरफ से भी प्रॉब्लम नहीं चल रही है क्योंकि बुमराह बहुत समय से एक प्लान के साथ नहीं आ पा रहे हैं। बुमराह विद द प्लान इज अ डिफरेंट बीस्ट ऑल टुगेदर। आप कभी भी देखेंगे कि बुमराह ऐसे बॉलर हैं जो कि हमेशा उनको एक दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि वो किस तरह का बॉल करेंगे। ही इज समवन हु ऑलवेज स्ट्रिक्ट हिमसेल्फ विद द प्लान। ही इज समवन हु इज नॉट गोइंग टू डिविएट विद व्हाटएवर ही हैज कम विद द प्लान। So the kind of planning and clarity that Bumrah requires is very very important, and if he is coming with a plan, he will definitely become a different gravy altogether. मिडिल ओवर्स में आई फील दैट सरफेस थोड़ी एब्रेसिव हो जाती है, तो होल्ड ग्रिप करना बहुत जरूरी है। क्रॉसिंग और कटर्स गोल्ड हो जाते हैं यहाँ पे। तो अगर जितने भी हमारे क्रॉसिंग बॉलर्स हैं अगर वो कोशिश कर सकें कि हार्ड लेंथ पे क्रॉसिंग बॉल को हिट करें तो वहाँ से उसको हिट करना है। बॉल थोड़ी ग्रिप करेगी मिडिल ओवर्स में अगर वो पिच ऐसा ऑफर होता है तो जैसा कि हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से बैट्समैन को हिट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वेरिएबल लेंथ हो जाते हैं, सॉरी वेरिएबल टाइमिंग पे बॉल आती है। तो दैट विल बिकम वेरी एबनॉर्मल फॉर द बैट्समैन टू हिट बिकॉज सीइंग द मेजर ऑफ द ग्राउंड एज वेल। डेथ ओवर्स में बॉल थोड़ा सॉफ्टर हो जाएगा तो यानी और यॉर्कर मिस हुआ तो बहुत बुरी तरह से मार खा जाएगा। तो पेस ऑन जो है वो बहुत इनफेक्टिव हो जाएगा। पेस ऑफ करके अगर आपने बॉलिंग करने को प्रयास किया तो दैट वुड बिकम अ की टू डेथ ओवर। इसलिए जो टीम लेंथ को एडजस्ट करेगी फेस वाइज वो समझ जाएगी कैसे हमें पूरे मैच को खींचना है। आई वुड ऑफ कोर्स द प्लान विद गायकवाड़ will be for Bumrah would be कि लेट सी मूवमेंट के पीछे ध्यान दीजिए because Bumrah is very great at having the late सी मूवमेंट। हार्ड लेंथ पिच पे पटाकिए, गायकवाड़ को एक ऑफ चैनल पकड़ लीजिए और वहाँ पे हार्ड लेंथ पे हिट करते रहिए। ऑन द अदर हैंड क्या बोलते हैं सैमसन को एंगल क्रॉस करिए, स्लोअर बॉल से मिस करने का कोशिश करिए, पैड पे चलाने का प्रयास करिए। इनिशियल ऑफ द फेस में सैमसन वेरी बहुत रस्टी होते हैं तो वहाँ पे अगर आप उनको क्रैक कर सकते हैं तो बहुत बड़ा ये एंगल क्रिएट हो सकता है। गायकवाड़ अगर क्रीज यूज करके बैकफुट प्ले लेट प्ले खेलते हैं तो बुमराह का इंपैक्ट न्यूट्रलाइज हो सकता है। अगर बुमराह अंडरस्टैंड्स कि अगर मुझे बैकफुट पे ज़्यादा रहना होगा क्योंकि आई विल डेफिनेटली आई फील दैट ऑप्शन चैनल को प्रॉपर हिट किया जाएगा गायकवाड़ के लिए। और ऑन द अदर हैंड सैमसन को एंगल क्रॉस सीम से स्लोअर बॉल मिक्स करके डाला जाएगा। तो ऑफ कोर्स ही डेफिनेटली बाय वेरी नेचर ऑफ द बैटिंग हाउ Samson does, I feel that he will go back late into the crease and will try to maneuver the shot accordingly. Piece heavy रखने का प्रयास करेंगे बाकी bowlers. I have felt that whenever Bumrah chips in the best way, Bolt also gets along. तो अगर बुमराह को ये बात समझ में आ गई Bumrah chip in करके सही समय पे तो Bolt will also accommodate himself to support Bolt because I was reading some record because whenever Bumrah has done well, there was always Bolt who was supporting him. तो that is a rare combination of stats that I have seen. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. I feel that Bolt has to go pace heavy, but the problem with Bolt is he depends upon pace a lot. So he requires to have the adjustment. That means crossing करने की कोशिश करिए, ऑफ कटर्स into the pitch हार्ड लेग पे डालने का प्रयास करिए। अगर पेस ही डालते रहेंगे दुबे जैसे प्लेयर आपको बहुत मारेंगे, इवन ब्रेविस फॉर दैट मैटर। हार्दिक पांड्या का जो वेरिएशन है वो उस पर इनको ध्यान देना है। बैक ऑफ लेग कटर्स बहुत अच्छा डालते हैं हार्दिक पांड्या। तो इफ ही अंडरस्टैंड्स कि मिडिल ओवर्स में टेम्पो को कैसे मेंटेन करना है और किस तरह की बॉलिंग पे ध्यान देना है तो मिडिल ओवर्स में सीएसके को आप चोक कर सकते हैं टेक्निकली। तो जो लोअर एंड ऑफ द बैटिंग है सीएसके के पास कोई अच्छे है नहीं तो जहाँ पे वो एक तरीके से नलीफाई हो सकते हैं। बाकी जो बॉलर्स हैं जो जो स्पिनर हैं मिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देना होगा। पावर प्ले में मुझे लगता है कि मिडिल ओवर्स में दोनों थ्रेट कर सकते हैं नूर। तो अर्ली स्पिन हम ला सकते हैं सूर्य कुमार यादव अखिल वर्मा के खिलाफ और वहाँ पे चुप करने का प्रयास कर सकते हैं। अगर हम 2 ओवर में एक स्पिन से प्रेशर शिफ्ट कर सकते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ा फैक्टर बन जाएगा। और सूर्य कुमार यादव का वीकनेस जो है वो बॉल ग्रिप करते हुए टाइमिंग ऑफ होता है। तो खलील अहमद एक तरफ से और एक तरफ से नूर अहमद। अगर खलील अहमद राउंड द विकेट क्रॉस द एंगल स्लो बॉल मिक्स करके प्रयास करें जब बॉल ग्रिप करने लगती है तो पेस ऑफ होता है, इनटू द पिच बॉल आती है। उनके सिंगल्स और गैप्स को रोकिए। वो ट्राई करेंगे कि वो कहीं ना कहीं किसी बाउंड्री खींचने की कोशिश करेंगे और वहाँ पे आप अपने विकेट को कैच करने की कोशिश कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड शुभम दुबे को एमआई के बैटर्स कोशिश करते हैं कि वो स्पिन हिटिंग का एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है। बट शुभम दुबे इज ब्रिलियंटली वेरी वीक ऑन स्लोअर बॉल्स। तो अगर ऑफ कटर्स और स्लोअर बॉल्स पर अगर ध्यान दिया जाए शुभम दुबे के खिलाफ और ऑन द अदर हैंड ब्रेविस के खिलाफ भी अगर ब्रेविस पढ़ नहीं पा रहे हैं एंड ही वेरी आई मीन बुमराह कैन डिसेप्ट ब्रेविस अलॉट। अगर ये कर सकते हैं तो ब्रेविस को नलीफाई किया जा सकता है और ऑन द अदर हैंड शुभम दुबे को भी स्लोअर बॉल्स और ऑफ कटर्स से Rituraj Gaikwad tomorrow needs to understand that he has to play some anchor role and he needs to understand that he has to stabilize his team in some or the other way. वो उस लेवल पे बैटिंग नहीं कर सकते जो वो सोच रहे हैं क्योंकि वहाँ पे वो जाके और चीज़ें खराब करते रहे। तो अब उनको समझना पड़ेगा कि उनका रोल क्या है टीम में। अगर बाकी बैटर्स के आसपास खेलने का प्रयास कर रहे हैं जो आरसीबी में विराट कोहली कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से टीम की डेस्टिनेशन को हेल्प करेंगे पहुंचाने में। मुझे भी लगता है अगर एमआई 60+ विदाउट लॉस करता है तो सीएसके का पूरा स्ट्रक्चर जो है प्रेशर में आ जाएगा। बस आपको इतना ध्यान देना है स्काई का जो फैक्टर है वो 30/70 का पिच को रिलेवेंट बना सकता है। 180 को 165 अगर आपको करना है यानी 200 का जो टारगेट है सीएसके सोच के चल रही है अगर एमआई अच्छा कर अगर बुमराह अच्छा करके तो ये 160-165 पे रुक जाएगा। मुझे ये भी लगता है कि स्लो पिच है, बाउंड्रीज का साइज बहुत मैटर करता है। यानी लॉन्गर बाउंड्रीज पे आप सिंगल्स आसानी से ले सकते हैं तो यहाँ पे जो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक जो मिडिल ओवर्स में चलेगा वो टोटल को ज़्यादा खींच के ले जाएगा ऊपर। मुझे लगता है कि सर्वाइवल मोड पे काम करना होगा एमआई को और अपनी मिडिल ओवर्स में बैटिंग को स्ट्रेटेजाइज करना पड़ेगा पूरी तरीके से इफेक्टिवली कि किस बॉलर के खिलाफ हमें किस तरह की स्ट्रेटेजी अपनानी है और कैसे हमें ग्रिपिंग बॉल को और ऑफ कटर्स बॉल को कैसे मनूवर करना है और एटलीस्ट 7 या 8 रन का रन रेट बनाए रखना है मिडिल ओवर्स में। तो मुझे लगता है कि डेथ ओवर्स में आप सीएसके के पास ऐसे कोई बॉलर्स भी नहीं है, ना बैटर है ना बॉलर है, छोटे ओवर में कुछ स्पेशलाइजेशन रखते हैं और वहाँ पे आप उनको नलीफाई कर सकते हैं। तो इनिशियली अगर आप उनको बहुत विकेट नहीं देते हैं या इनिशियली उनको विकेट नहीं खोते हैं तो आप एंड में उसको बहुत चैनल कर सकते हैं।
हमारी जो गेम है वो बहुत फास्ट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेगा, सीएसके उसको पॉज पे डालने की कोशिश करेगा। अब यहाँ पे जो टेम्पो कंट्रोल करेगा वो पूरी तरह से मैच को पूरे अपने हाथ में ले जाएगा। तो चलिए देखते हैं कैसा होता है कल का सीएसके वर्सेस एमआई का ये मैच।